हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक के एजुकेशन जोन। कल हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्रोकैरियोट यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने करी थी। उसके बाद हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा था कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है। देन उसके बाद हमने कुछ सेल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो डिवीजन है सेल का, वो देखा था। सेल सेल किस में डिवीजन होता है, सेल एनवेलप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ठीक है, आज हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, मतलब जो सेल है, सेल के अंदर मैंने बताई थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे कैसे मटेरियल का, सब्सटेंसेस का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो वो देखते हैं हम कैसे होता है। तो आज का टॉपिक है transport across the membrane। ओके, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जैसे हम ये बात करें, ये हमारे पास मेम्ब्रेन है कोई। ठीक है, अब मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, जैसे कोई मूवमेंट पार्टिकल्स है, यहाँ कुछ पार्टिकल्स यहाँ हैं, सब्सटेंस ले लीजिए, पार्टिकल्स समझ लीजिए इनको। ठीक है, ठीक है, मूवमेंट जैसे हो रहा है जैसे हम ये बात करें, यहाँ थोड़ी कंसंट्रेशन ज़्यादा कर देते हैं। तो पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है, यहाँ कंसंट्रेशन जो है, मॉलिक्यूल्स के जो नंबर्स हैं हम बात करें तो वहाँ यहाँ क्या है, ज़्यादा है। मूवमेंट कैसे है, अगर पैसिव की बात कर रहे हैं तो मूवमेंट कैसे है। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, जिसमें एनर्जी कैरियर्स की बात करें, तो लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब देखिए, मैंने मेम्ब्रेन की बात करी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। देखिए डिफरेंस क्या होता है सेलेक्टिव और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक मैंने बताया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और एक सेलेक्टिव परमिएबल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उस मेम्ब्रेन को कहते हैं जो सोलवेंट पार्टिकल्स को तो क्या करे, अलाउ करे किसमें, थ्रू द मेम्ब्रेन पास होने। जैसे ये मेम्ब्रेन है, सोलवेंट पार्टिकल्स हैं इधर, और ये सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या करे, इन सोलवेंट पार्टिकल को तो अलाउ करे पासिंग अक्रॉस द मेम्ब्रेन, बट ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स है, इनको क्या करे, नहीं अलाउ करे, बैरियर का काम करे, इनको अलाउ ना करे। तो ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ बात कर रहे हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं और सोलवेंट पार्टिकल्स हैं,
इनमें सोलवेंट पार्टिकल को तो अलाउ करेगी, ये मेम्ब्रेन भी कर रही है सेमी परमेबल में, बट इनमें कुछ सेलेक्टिव सोल्यूट पार्टिकल्स को भी क्या होए, अलाउ होए इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होने का, ट्रांसफर होने का। तो ये क्या है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि अगर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन हो रहा है, अगर वो एनर्जी रिक्वायर्ड है तो एक्टिव, और अगर वो एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है तो पैसिव। एक्टिव, पैसिव, ये एक्टिव और पैसिव, एक्टिव पैसिव वॉइस मत समझना, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट लिख देता हूं। ठीक है, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम यही जान ले कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखो एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है। एक्टिव आदमी, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जो भी एक्टिव चीज होती है, एक्टिव हम जो कोई मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, एनर्जेटिक होता है। ठीक है, तो उसके अंदर एनर्जी भरपूर होती है। तो इसके अंदर क्या होती है, एक्टिवनेस के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी कंटिन्यू रखने के लिए इसको किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी चाहिए। कोई भी एक्टिव एनर्जी है, एक्टिव मॉलिक्यूल है, एक्टिव ट्रांसपोर्टर, उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए इसके ट्रांसपोर्ट होने के लिए। तो इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसे मैंने बताया था, मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब ट्रांसपोर्ट होने के लिए इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। पैसिव के अंदर ऐसा नहीं चाहिए, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड है तो ये किस फॉर्म में रिक्वायर्ड है, एटीपी के फॉर्म में। या एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है तो एटीपी की भी जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ एटीपी फॉर्मेशन के लिए कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, जिनको हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं। तो इसके अंदर कैरियर प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और इसके अंदर अपसेट होती है कैरियर प्रोटीन्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और इसके अंदर नॉन एनर्जी रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल एक्टिव और पैसिव को और समझने के लिए देखिए, जब हम नल आता है हमारे जो टैंक से, या हम नीचे ग्राउंड से जब अपर लेवल हमारे जो क्या नाम है टेरिस के ऊपर जो टंकियां रखी रहती है उनके ऊपर जब पानी चढ़ाना होता है हमको, तो हम उसके लिए क्या देते हैं, उसको एनर्जी देते हैं। एनर्जी देते हैं कहाँ से, लोअर लेवल से हायर लेवल में जाने के लिए हम उनको एनर्जी देते हैं उस वाटर को। और वो वाटर कहाँ जाता है, फिर हमारी टंकी जो टेरिस के ऊपर रखी है उसमें पानी स्टोर करने के लिए हम क्या देते हैं, उसको एनर्जी देते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। मैंने क्या बताया, लोअर लेवल से। तो एक डिफरेंस क्या हो गया कि जो लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, एक्टिव है ना, लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन से में जब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वो क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जैसे मैंने बताया था, मैं वाटर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा था अपना, कि टैंक से जब नीचे से हम लो लेवल से जब वाटर को ऊपर हम टेरिस के ऊपर टंकी के अंदर डालते हैं तो उसको हम एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोटर से, हम जब मैकेनिकल एनर्जी के रूप में उसको देते हैं। सेकंड वन, वही पानी जो स्टोरेज पानी जो टंकी के अंदर हमारा स्टोरेज है ऊपर, उन टंकी से जब पानी हमारा नल के अंदर आता है, टूटीज के अंदर आता है, तो उसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि जो ऊपर से प्रेशर बन रहा है, जितनी हाइट आपकी होती है उतना ज़्यादा प्रेशर बनता है। तो जितनी ज़्यादा वहाँ पे क्या है वहाँ पे पानी स्टोर है तो हायर कंसेंट्रेशन होगी,
पहले से पानी 500 लीटर पानी है या 1000 लीटर पानी, तो उस वहाँ पे कंसंट्रेशन पानी की ज़्यादा है, लेकिन आपको नीचे एक मटके में पानी चाहिए या एक बर्तन में पानी चाहिए, 5 लीटर पानी चाहिए, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है यहाँ पे, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब मैंने बताया हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर एनर्जी किस फॉर्म में रिक्वायरमेंट होती है? एटीपी की फॉर्म में, और इसमें एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस एटीपी को सिंथेसिस करने के लिए कुछ कैरियर प्रोटीन्स काम करती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होती हैं। ये कैरियर प्रोटीन्स क्या करती हैं? एनर्जी की प्रोडक्शन करती है, सिंथेसिस करती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए इस एक्टिव और पैसिव में भी देखिए कुछ हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं। जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम क्या पढ़ेंगे? बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं डिफ्यूजन। पहले एक बार डिफ्यूजन समझाते हैं, फिर ऑस्मोसिस, फिर उनका डिफरेंस करके आपको प्रॉपर्ली और समझ में आ जाएगा। देखिए डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्या है? इसकी आप क्या कहोगे? डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है? कोई भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स, सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, the movement of substance from higher concentration region to the lower concentration region is known as diffusion. Higher concentration region to lower concentration region. ये बेटा शॉर्ट में लिख रहा हूँ कंसंट्रेशन। कभी कहो ऐसा कौन क्या कर रहे हो? कौन डॉट लगा रखा है, कंसंट्रेशन का मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख रखा है। ठीक है, एक मैंने बताया ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन है, इसमें क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, दूसरा नो एनी मेम्ब्रेन रिक्वायरमेंट। डिफ्यूजन जो होता है इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती। तो नो मेम्ब्रेन रिक्वायरमेंट, नो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, इसको क्या कहते हैं? डिफरेंस में और कर लेंगे इसका। चलो इसका मेन क्या है? डिफ्यूजन को क्या कहते हैं? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन इज नोन एज डिफ्यूजन। इसके अंदर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट में, मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जहाँ पे जाता है वहाँ से जो कहाँ पे कंसंट्रेशन कम है उधर की तरफ क्या होगा? मूवमेंट होगा। जैसे एग्जांपल पे एक बार समझ लो, जैसे ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन क्या है? इतनी है, यहाँ पे 2 या 3 4 ही है। तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल यहाँ इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट कैसे होएगा? फ्रॉम एट प्रेजेंट मेरी अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मैं ये कहूँ कि लेफ्ट साइड टू राइट साइड में मूवमेंट होएगा। ठीक है, अगर ठीक है इधर लेफ्ट साइड से इधर राइट साइड की तरफ कैसे होगा? मूवमेंट होएगा। या मेन चीज़ क्या है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब बात करते हैं ऑस्मोसिस क्या होती है।
ऑस्मोसिस भी क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू, एक चीज है, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे मैंने बताया था, एक होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और एक होती है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको अलाउ करती है? सोलवेंट पार्टिकल्स को अलाउ करती है। और ऑस्मोसिस के अंदर भी जो मूवमेंट होता है ओनली सोलवेंट पार्टिकल्स का होता है, मतलब वाटर का होता है। तो हम इसमें क्या कहेंगे? द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स फ्रॉम पार्टिकल्स या सब्सटेंस, द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। मूवमेंट देखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट पूरी डेफिनेशन है, शॉर्ट डेफिनेशन में भी पॉइंट, जैसे मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल, कौन से पार्टिकल? सोलवेंट पार्टिकल, कहां से? हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन, ठीक है। थर्ड वन, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो डेफिनेशन बन गई हमारी। हमने एक डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया उसको समझने के लिए। तो मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये भी क्या है? एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है, ठीक है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में और आपको क्लियर हो जाएगा जब हम इनका डिफरेंशिएट करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये देखिए, इधर हमने ले लिया डिफ्यूजन, इधर ले लिया ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ठीक है। डिफ्यूजन का हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर टू लोअर, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और इसमें जो पार्टिकल्स का जो मैं कह रहा हूं, पार्टिकल्स या सब्सटेंस, वो सब्सटेंस कैसा हो सकता है? वो सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसमें क्या है? ऑस्मोसिस में हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट, मतलब हायर कंसंट्रेशन इसमें था, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, इसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट पार्टिकल या सोलवेंट सब्सटेंस टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट। तो यहाँ जो सब्सटेंस या पार्टिकल क्या है? ओनली सोलवेंट पार्टिकल्स, ओनली सोलवेंट पार्टिकल। और सोलवेंट पार्टिकल क्या है? वाटर। और इसमें सोलवेंट पार्टिकल क्या है? वाटर। इसमें मैंने बताया था कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर क्या है? रिक्वायर्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, एक हमने देख लिया कि कैसे कंसंट्रेशन हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सब्सटेंस इसमें तीनों पाए जाते हैं,
सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैसेज, और इसमें ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट सब्सटेंस, जिसको हम क्या कह रहे हैं, वाटर कह रहे हैं। इसके अंदर कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है किसकी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है। इसके अंदर एक क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होती है सब्सटेंस की उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन मैं बता रहा हूँ वो सोलवेंट पार्टिकल्स को क्या करवा रही है, पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन पास करवा रही है। तो इसके अंदर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन पे। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए एग्जांपल में मैं बता दूंगा, जैसे डिफ्यूजन का हम कैसे कैसे डेली लाइफ में कैसे यूज हो रहा है डिफ्यूजन का, और ऑस्मोसिस का कहाँ कहाँ कैसे यूज हो रहा है। देखिए डिफ्यूजन का कैसे, एक सबसे अच्छा एग्जांपल डिफ्यूजन का, जनरल कोई भी हम अगरबत्ती जलाते हैं स्टिक रूम के अंदर, या हम परफ्यूम लगा रहे हैं हमारे क्लोथ्स के ऊपर या बॉडी स्प्रे कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहे हैं, डिफ्यूजन के थ्रू जो उसके पार्टिकल्स है, सब्सटेंस है, वो क्या होता है, ऑल ओवर रूम्स हमारे सराउंडिंग में क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, वो पूरे सराउंडिंग में क्या कर जाते हैं, फैल जाते हैं। ऑस्मोसिस में क्या है, वाटर का मूवमेंट होता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, जैसे ट्रांसपीरेशन जो होता है, लॉस ऑफ वाटर वेपर्स, ट्रांसपीरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू द लीव्स द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। मतलब वाटर वेपर्स का जो लॉस होता है, कहाँ से, लीव्स की सरफेस से, वो किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है वो। ठीक है, सेकेंड वन, अगर हम बात करें जो गैसियस एक्सचेंज है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे लंग्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, वो क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन के कारण एक्सचेंज हो रहा है। डिफ्यूजन का कंसंट्रेशन चेंज में जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है, वो उसी की वजह से क्या होता है, हमारे गैसियस एक्सचेंज के अंदर हेल्प कौन करता है, डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस की बात करें, ऑस्मोसिस किस में हेल्प कर रहा है, वाटर एब्जॉर्प्शन इन सोयल, वाटर एब्जॉर्प्शन इन सोयल। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन इन सोयल इसमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, सेकेंड वन, ऑस्मोसिस मैंने बताया एक मेम्ब्रेन के थ्रू कर रहा है। मेम्ब्रेन के थ्रू जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन किसी मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। एक सेल से दूसरी सेल के अंदर, ये एक सेल है, इसी सेल से दूसरी सेल के अंदर वाटर का मूवमेंट होना, वो क्या है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। आप आगे पढ़ोगे, इनमें दो प्रोसेस ऐसे मूवमेंट होता है, सिम्प्लास्ट एक एपोप्लास्ट मूवमेंट, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट मूवमेंट। सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट मूवमेंट क्या होता है, सिम्प्लास्ट मूवमेंट के अंदर तो क्या होता है, जो वाटर सोलवेंट मॉलिक्यूल होता है वो कैसे मूव करता है, थ्रू द एपिडर्मिस साइड से मूव करता है। ठीक है, एपोप्लास्ट में क्या होता है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, थ्रो प्लाज्मोडेस्माटा, थ्रो प्लाज्मोडेस्माटा अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कौन, एपोप्लास्ट में। ठीक है, जो स्टोमेटा हम बता रहे थे अभी लीव्स से, लीव्स के अंदर जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो उसके अंदर एक सेल पाई जाती है रेस्पिरेशन के दौरान, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। वो स्टोमेटा को
साइज को उनको ओपन एंड क्लोज करने का भी काम कैसे करता है, ऑस्मोसिस के थ्रू करता है। उनका प्रेशर मेंटेन कौन करता है, ऑस्मोसिस से होता है। जो स्टोमेटा पाए जाते हैं लीव्स के अंदर, उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी किसकी वजह से होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से होती है। ठीक है, ये डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस का डिफरेंस। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब इसी के अंदर 3 टाइप के सॉल्यूशन और पाए जाते हैं। एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड वन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, थर्ड वन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये मैंने वाटर एक भी कर लिया, सेम है यहाँ भी कर लिया, सेम है यहाँ भी कर लिया। इसमें मैंने क्या डाल दिया, एक रेजिन, रेजिन क्या है, किशमिश। ये मैंने इसमें वाटर डाल दिया भाई, ओके। अब किसमें कैसा वाटर चल रहा है वो भी बताऊंगा अभी। ठीक है, ये क्या है, ये है रेजिन, किशमिश। और जो जिस वाटर के अंदर डालना है वो क्या है, वाटर नॉर्मल, नॉर्मल वाटर सॉल्वेंट। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और यहाँ पर क्या है, जो सेल है, या हम इसकी बात करें रेजिन की जो सेल है, सेल में हमें आउटर मोस्ट जो लेयर है प्लाज्मा में, मतलब सेल के अंदर वाटर कंटेंट जो है इसका, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, वो कम है। और सेल के बाहर जो पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि वाटर है, वाटर बाहर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू इनसाइड द सेल। तो वाटर मूव किधर करेगा, सेल के अंदर मूव कर रहा है, सेल के अंदर। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोऑस्मोसिस। प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोऑस्मोसिस। और ये जब सेल बनेगी, ये सेल कैसी हो जाएगी, फ्लैशी हो जाएगी, फूल जाएगी, टर्जिट सेल हो जाएगी। तो सेल क्या हो जाएगी, टर्जिट सेल। क्या हो जाएगी, टर्जिट सेल, टर्जिट सेल। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर वही है, हमने यहाँ ये रेजिन और ये वाटर है, ओके। यहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अगर इनसाइड जा रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है सेल के अंदर, रेजिन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन और आउटसाइड द सेल कंसंट्रेशन क्या है, इक्विवेलेंट है, बैलेंस है। तो मूवमेंट तो होएगा वाटर मॉलिक्यूल का। अगर एक मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल जा रहा है तो एक मॉलिक्यूल आउटसाइड द सेल, बैलेंस में क्या होगा, मूवमेंट होएगा पार्टिकल्स का, किसमें, इनसाइड और आउटसाइड। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर इसके अंदर हम कुछ सोल्यूट ऐड कर दें, इसके अंदर वाटर में, वाटर हमारा सॉल्वेंट है और वो सोल्यूट हमारा कुछ भी हो सकता है। वाटर में NaCl ले लीजिए, जैसे सोल्यूट हमने क्या मिला दिया, NaCl मिला दिया, वाटर में नमक मिला दिया, और यहाँ वही है रेजिन है। तो अब सेल के अंदर क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन, वाटर की जो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन है ज़्यादा, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है, कम। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, हमने वाटर के अंदर क्या मिला दिया, सोल्यूट पार्टिकल, सोल्यूट सब्सटेंस मिला दिया, जिससे वाटर की प्योर कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो अब वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, आउटसाइड द सेल। अब वाटर की जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे सेल से बाहर की तरफ मूव करेंगे। अब बाहर जा रहा है, बाहर का मतलब एग्जिट, और कोई चीज अंदर आ रही है तो इन, इन। तो यहाँ क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस इन हो रहा है,
अगर यहाँ बाहर जा रहा है तो एग्जिट, तो मतलब एक्सोस्मोसिस। अब ये बाहर जा रही है तो सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। श्रिंक कर जाएगी तो श्रिंक के जो सेल होती है उसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाएगा, इस सेल को क्या नाम दिया जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स क्या होती है, जब वाटर मूवमेंट सेल से आउटसाइड द सराउंडिंग में जब मूव करता है और सेल क्या कर जाए, श्रिंक कर जाए, तो उस प्रोसेस उस सेल को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स और प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, जैसे किशमिश को अगर हम नॉर्मल वाटर में रखते हैं तो वो क्या कर जाती है, फूल जाती है, लेकिन उसी में अगर हम थोड़ा नमक डालकर उसको रखते हैं तो क्या कर जाती है, किशमिश श्रिंक कर जाती है। ये प्रोसेस क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम उसको रखते हैं। ठीक है, ये थी सॉल्यूशंस की बात। बेटा ये जो सॉल्यूशंस हैं इसको थोड़ा ढंग से देखना, ढंग से पढ़ना, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है। किस सेल को अगर हाइपरटोनिक में रख रहे हैं तो क्या मूवमेंट होएगा पार्टिकल्स को, और सेल की कंडीशन क्या होगी। अगर सेल को हाइपरटोनिक में रख रहे हैं तो सेल की कंडीशन क्या हो जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान से रखना कि हाइपरटोनिक में है तो सेल से क्या होगा, वाटर आउटसाइड द जाएगा और सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो जाएगी। और यहाँ हाइपोटोनिक में सेल क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी, टर्जिड सेल हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, मोटी सेल हो जाएगी, फूल जाएगी सेल। ठीक है, और आइसोटोनिक के अंदर ऐसा कोई मूवमेंट, ऐसा कोई चेंजमेंट नहीं होगा कि सेल में अगर वो फूलेगी या फिर वो श्रिंक करेगी, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है या कंसंट्रेशन की बात करें वो कैसे होती है, इक्विवेलेंट होती है। अगर एक मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल जा रहा है तो एक मॉलिक्यूल आउटसाइड द सेल भी जा रहा है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो मॉलिक्यूल की है वो क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है इसके अंदर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। एक छोटा इसमें एक वो बल्क ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये और देख लो जल्दी से। बल्क का मतलब क्या होता है, कोई चीज ज्यादा मात्रा में जब होती है तो कोई भी सब्सटेंस के जो कंसंट्रेशन होता है सब्सटेंस की, वो लार्ज अमाउंट में क्या हो, किसी मेम्ब्रेन से पास आउट हो एक साथ। अगर लार्ज अमाउंट में अगर कोई मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन पास हो रहे हैं तो वो क्या है, बल्क ट्रांसपोर्ट होता है। बल्क ट्रांसपोर्ट भी दो प्रकार का है। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मतलब मैंने अभी बताया था, एंडो और एक्सो। एक्सो का मतलब तो है एग्जिट, अगर सेल से कोई भी सब्सटेंस आउटसाइड द सेल जा रहा है, मूव कर रहा है तो एक्सोसाइटोसिस है। और एंडो का मतलब कोई सेल के इनसाइड, सेल के अंदर कोई चीज इन हो रही है, मतलब सेल के अंदर आ रही है और सेल क्या है, सेल के अंदर चेंजमेंट हो रहा है, स्वेल कर रही है या फिर वो श्रिंक कर रही है, तो वो एंडोसाइटोसिस। ये एंडोसाइटोसिस भी फर्दर डिवाइडेड है किसमें, दो पार्ट्स में। एक है फैगोसाइटोसिस, एक है पिनेकोसाइटोसिस। देखो भाई, फैगोसाइटोसिस को क्या कहते हैं, ईटिंग ऑफ सेल। और इसको क्या कहते हैं, पिनेकोसाइटोसिस को ड्रिंकिंग ऑफ सेल। ठीक है, अब ये फैगोसाइटोसिस और पिनेकोसाइटोसिस क्या होता है, जैसे ये देखिए मैं थोड़ा समझाता हूं। ये हमारी कोई सेल है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस के अंदर कोई लार्ज सब्सटेंस होता है, कैसा होता है, लार्ज सॉलिड सब्सटेंस।
कोई स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे हम डस्ट पार्टिकल्स की बात करें, कोई छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स मिलके एक लार्ज क्या बनाता है, पेबल्स बना लेते हैं, डले बना लेते हैं, ठीक है। सेम इसी प्रकार कोई स्मॉल पार्टिकल्स मिलकर स्मॉल सब्सटेंस मिलके क्या एक लार्ज साइज का क्या बना लिया, एक सब्सटेंस बना लिया, लार्ज साइज का सॉलिड सब्सटेंस बना लिया। मान लीजिए ये वो सॉलिड सब्सटेंस है, तो अब ये क्या करेगा, इसके लिए ये अब इसको इंगल्फ करने के लिए क्या कर रहा है, इसको अपने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी शेप में चेंज किया इसने। देन नेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये जो पार्टिकल है सॉलिड सब्सटेंस, ये क्या हो जाएगा, इस इनसाइड द सेल के अंदर क्या आ जाएगा, इस सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। सेम एयर पिनेकोसाइटोसिस में क्या होता है, ये कोई सेल है, उसके बाद कुछ स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स क्या है प्रेजेंट है। इन वाटर मॉलिक्यूल्स के सब्सटेंस को क्या करेगा, वो सेल क्या करेगी, अपने अंदर कैप्चर करने की कोशिश करेगी। मेम्ब्रेन क्या करेगी, उसको ऐसे घेराबंदी सी कर लेती है चारों तरफ से, ताकि वो क्या है मॉलिक्यूल्स बाहर मूव ना कर पाए, और धीरे धीरे उसको क्या कर लेगी, अपने अंदर इन पार्टिकल्स को इंगल्फ कर लेगी। ये क्या है, पिनेकोसाइटोसिस। इसके अंदर क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स किसके होते हैं, सोलवेंट पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर कैसे होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं। जो डिफरेंस पूछे तो इसमें लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं, इसमें स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं। इसमें सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, इसमें सॉल्वेंट सब्सटेंस हो सकते हैं, सॉलिड सब्सटेंस हो सकते हैं, गैसेस सब्सटेंस होते हैं, लेकिन स्मॉल इन साइज, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या है, एक्सोसाइटोसिस का मतलब मैंने बताया था कि क्या होता है, कि एक्सो का मतलब एग्जिट। जैसे मान लीजिए यही सेल है, इसके अंदर ये इस पार्टिकल को बाहर जाना है, तो क्या करेगी सेल, अपने अंदर चेंजमेंट लाएगी, चेंजमेंट लाके क्या करेगी, यहाँ ले आई ये सेल, यहाँ से फिर इसको क्या कर देगी, ऐसे आउट कर देगी यहाँ से। तो ये क्या हो गया, एक्सोसाइटोसिस। सेल के अंदर से कोई चीज, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, कोई मॉलिक्यूल्स है या वाटर मॉलिक्यूल है, सॉलिड सब्सटेंस को क्या सेल से पास आउट करना, बाहर एग्जिट करना, तो वो क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है बच्चों। तो आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिसमें हमने देखा डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि कौन ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ये मैंने ये चीज नहीं बताई, इसमें बल्क ट्रांसपोर्ट भी क्या है, इज ए टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो अब मैंने ये बता दिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अगर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है तो इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कैरियर प्रोटीन्स पाए जाएंगे। ये कैसा होएगा, लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एक डिफरेंस और भी है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन होता है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इनग्रेडिएंट मतलब इन कंसंट्रेशन होता है, इन फेवर कंसंट्रेशन मतलब हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, और अगेंस्ट इसको क्या कहते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अगर हम दूसरा नाम दें तो अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, और वो डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है। कौन सा, पैसिव। डाउन हिल और अपहिल को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका मैंने ये बताया कि अगर पानी नीचे से ऊपर जा रहा है तो अप ऊपर जा रहा है तो अपहिल ट्रांसपोर्ट, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो डाउन है, तो वो क्या है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट खत्म हुआ। उसके बाद जो इस चैप्टर में अब अगले हम जो पढ़ेंगे, जो मैं डिफरेंस अपना रह रहा है थोड़ा प्लांट और एनिमल सेल के बारे में जानने का, वो डिफरेंस रह रहा है। फिर उसके बाद हम ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे ऑर्गेनेली हैं, जो 5 या 6 ऑर्गेनेली हैं, उस सब ऑर्गेनेली को पढ़ेंगे, कैसे कैसे ऑर्गेनेली फंक्शन करते हैं, ठीक है बच्चों।
अच्छे से पढ़ो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आराम से देखो और शेयर करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।